नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष। स्वागत करता हूं आपका जियोपॉलिटिक्स विद अगस्त्य में। दोस्तों, वर्तमान युद्ध केवल गोली और बारूद से नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को बंधक बनाकर भी लड़े जाते हैं। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हम देख रहे हैं जब ईरान और इज़राइल का युद्ध चल रहा है और पूरा विश्व वैश्विक मंदी की ओर बढ़ रहा है। इसका हमने उदाहरण तब भी देखा था जब कोविड महामारी के दौरान कोरोना जैसे बायोलॉजिकल वायरस ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था और बहुत गंभीर तरीके से प्रभावित किया था और हमें लगभग 3 साल लग गए थे उससे उभरने में। और अब ऐसा संकेत माना जा रहा है कि कोविड महामारी से भी गहरा संकट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात उस पॉइंट की भी करूँगा जो रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या जो इंटरनेशनल अफेयर्स में रुचि रखते हैं या जिन्हें इंटरनेशनल मामलों की जानकारी लेनी है। दोस्तों, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के एक कार्यक्रम में पूरे देश को संबोधित करते हुए ये कहा था कि देश को 7 बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं उन 7 बिंदुओं पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों से यह निवेदन किया कि 1 साल तक हम किसी भी तरह से सोना नहीं खरीदें। दोस्तों, सोना एक डेड इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय लोगों के पास जितना सोना पड़ा हुआ है, यदि देश के शीर्ष 10 देशों को मिला दिया जाए, तो भी हमारा सोना उससे कहीं ज़्यादा है। जब आप सोना खरीदते हैं, तो यह आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहा होता है। यह एक डेड इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपकी तिजोरी में पड़ा रहता है। यह अलग बात है जब आप उसे बेचते हैं, तो उससे आपको एक मुनाफ़ा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सोना उत्पादन नहीं होता है। हमें इससे विदेशों से आयात करना पड़ता है और लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सोने की आयात हम करते हैं, जिनमें लोगों की खरीदारी कम शामिल है, पर केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई का द्वारा सोने की आयात ज़्यादा की जाती है। ऐसे में देश का पैसा बाहर ना जाए और हमारा फॉरेन रिजर्व ना घटे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने यह आग्रह किया कि देश के लोग सोना कम से कम खरीदें और इसका इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा उन्होंने यह निवेदन किया कि लोग पर्सनल कारों को कम से कम व्यवहार करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें। दोस्तों, हम लगभग हर वर्ष 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उन क्रूड ऑयल से डीज़ल, पेट्रोल, केरोसिन, इसके अलावा एविएशन के लिए यूज़ होने वाली ईंधन तेल, इसके साथ ही साथ एफएमसीजी में जो क्रीम्स वगैरह बनते हैं, वो सभी इसी क्रूड ऑयल से ही बनते हैं। तो ये 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जो रकम है, यह डॉलर के रूप में बाहर ना चली जाए। इसके लिए उन्होंने ये निवेदन किया कि अर्थव्यवस्था पर बोझ ना पड़े, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करें। हालाँकि इसकी आलोचना भी है, जो मैं वीडियो के लास्ट में बात करूँगा। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा, खाने के लोग 10% कम तेल का यूज़ करें, खाद्य तेल का। दोस्तों, लगभग 70 से 80% खाद्य तेल हम विदेशों से आयात करते हैं और इसके लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम बाहर चली जाती है, जिसका प्रभाव हमारे फॉरेन रिजर्व पर पड़ता है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह निवेदन किया कि देश के लोग अपने खाद्य तेल में मात्र 10% की यदि कटौती करें, तो यह देश सेवा और देह सेवा दोनों रूप से लाभवान होगी। चौथे नंबर पर उन्होंने निवेदन किया कि लोग फॉरेन ट्रिप अभी बेवजह ना करें। यदि आवश्यकता ना हो तो विदेश घूमने ना जाएँ, बल्कि देश में ही सुंदर या आकर्षण जगहों का आनंद लें। इसका कारण यह है कि जो भारतीय विदेश घूमने जाते हैं, पर्यटन के रूप में वह हर साल 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम बाहर खर्च कर देते हैं और वह रुपीज़ टू डॉलर का जो स्वैप होता है, उसका फॉरेन रिजर्व पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यह 3 लाख करोड़ से अधिक फिलहाल 1 साल तक यदि नहीं जाएँ, तो इसका बहुत अधिक लाभ हो सकता है। पर इसकी भी आलोचना है और उस पर भी मैं बात करूँगा दोस्तों। 5वें नंबर पर उन्होंने लोगों से स्वदेशी संकल्प लेने को कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देश की वस्तुओं को खरीदें, देसी वस्तुओं को बढ़ावा दें और विदेशी वस्तुएँ कम खरीदें, जिससे हम कम आयात करना पड़े और हमारा फॉरेन रिज़र्व नहीं घटे। इसका केंद्र बिंदु फॉरेन रिज़र्व ही रहा है। और छठे नंबर पर उन्होंने बात की वर्क फ्रॉम होम जैसी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की और यही वह जगह है जहाँ पर पूरे देश के लोगों का ध्यान गया और यह मीडिया के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और 7वें नंबर पर उन्होंने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह से तो बहुत सही है, होना भी चाहिए, लेकिन इससे उत्पादकता बहुत घटती है और इसकी इससे कृषकों को जो नुकसान होगा, इसकी भरपाई कैसे होगी या हम लोग इसे कैसे मेंटेन करेंगे? दोस्तों, अब बात करें कि अपील क्यों की गई है, तो इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वह है ईरान ब्लॉकेड का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद है, ईरान ने अपने मनमाने तरीके से उसे पूरा बंद करके रखा हुआ है। हालाँकि ये मानना सही है कि ईरान के साथ ज्यादती हुई, उस पर आक्रमण हुए और उसने उसका जवाब भी दिया। पर अभी ईरान जो मनमानी कर रहा है, जिसके कारण वहाँ पर 1700 से ज़्यादा शिप्स
अटके पड़े हुए हैं और पूरा विश्व मंदी की ओर बढ़ रहा है, उसका क्या? दूसरे नंबर पर बात करें तो आम आदमी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है इस वैश्विक मंदी की। दोस्तों, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, इस पर ऑलरेडी प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है और अप्रैल के मध्य से ही हम देख रहे हैं कि उत्पादकता बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है और आम आदमी तक इसकी इस महँगाई की पहुँच पहुँच चुकी है। गैस के दाम में बढ़ोतरी हो या इथेनॉल 20 को इथेनॉल 100 बना देना जैसे प्रकल्पों पर बात हो, लोगों को यह समझ में आ रहा है कि महँगाई उन तक पहुँच चुकी है। तो इस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर रही है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले आपने ये बात क्यों नहीं कही थी? वहीं जो सरकार के समर्थक हैं, उनका ये कहना था कि ठीक ऐसा ही अपील नेहरू जी ने 1963 में भी कही थी, जब भारत-चीन युद्ध हुआ था। ऐसा ही अपील पी. चिदम्बरम जी ने 2013 में कही थी और कुछ ऐसा ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यूपीए 2 के समय में कहा था, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। यह एक आलोचना का विषय बन गया है कि जो आम आदमी से निवेदन किया जा रहा है, नेताओं से या बड़े लोगों से वो निवेदन क्यों नहीं? जब नेताओं का काफ़िला जाता है, जिनमें 20-25 गाड़ियाँ आम तौर पर शामिल होती हैं, क्या उससे क्रूड ऑयल पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या उससे तेल में कमी क्या उससे फॉरेन रिज़र्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? दोस्तों, दूसरे नंबर पर बात करें तो एक नेताजी ने ईवी यूज़ करने की बात की और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उसे डाला भी। क्या यह आम आदमी के लिए इतना आसान है कि वह आराम से ईवी का प्रयोग कर ले और जाकर एक ईवी खरीद कर ले आए? और तीसरे नंबर पर बात करें उत्पादकता की। दोस्तों, इससे उत्पादकता बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी और यह उत्पादकता कैसे मेंटेन होगी, इस पर बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और यह सोचने का विषय रहेगा, सरकार इसे कैसे इसका क्षतिपूर्ति करती है, ये भी ज़रूरी है। दोस्तों, बात करें इस वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट्स पर बात किए, उसके अल्टीमेट इफ़ेक्ट और कंक्लूज़न की, तो वो कंक्लूजन इस तरह से है। पहला पॉइंट पर यदि बात करें तो ईरान का प्रभुत्व और मनमाना रवैया, जिस तरह ईरान ने कुवैत पर बमबारी की, यूएई पर बमबारी की, इसलिए कि केवल वो अमेरिका के मित्र हैं, यह कहीं से भी सही नहीं था। कैसा हो यदि कोई आप पर इसलिए हमला कर दे क्योंकि उसका किसी और से उसके शत्रु हैं, इसलिए वो आप पर हमला कर रहा है। क्या यह उचित है? बिल्कुल ही नहीं। ईरान अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि वह यूरेनियम एनरिचमेंट करेगा। दोस्तों, जब ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं किया है, तब उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से रोक दिया है। यदि वह एक न्यूक्लियर पावर होता तो क्या करता, यह कल्पना करना भी मुश्किल है। दोस्तों, ऐसे में अमेरिका या इज़राइल क्या करेंगे, यह आगे देखना बाकी रहेगा। दूसरे नंबर पर बात करें भारत का ऑयल रिज़र्व। दोस्तों, भारत के पास इतना ऑयल रिज़र्व था कि हम 70 से 75 दिन तक किसी तरह चला सकते थे। पर चूँकि अब युद्ध अपने 66वें से 67वें दिन में प्रवेश कर रहा है, अब हमारे लिए इसे और धीरे-धीरे आगे ले जाना कठिन हो रहा है। यद्यपि भारत 40 से अधिक देशों से तेल आयात करता है, पर यह हमारे लिए धीरे-धीरे कठिन हो रहा है कि हम कैसे अपने ऑयल रिज़र्व को मेंटेन करेंगे। इसके साथ ही फॉरेन रिज़र्व पर दबाव बढ़ रहा है, रुपए लगातार डॉलर की तुलना में गिरती चली जा रही है, जिसका सीधा-सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव आम लोगों पर पड़ रहा है और हम वस्तुएँ कम आयात करेंगे, इसका भी अंदेशा लग रहा है। तीसरे नंबर पर बात करें तो महँगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। एफएमसीजी कंपनियों ने भी यह निवेदन किया है कि वे अपनी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। दोस्तों, क्रूड ऑयल संकट गहराने से ट्रांसपोर्टेशन हो या आप तक पहुंचने वाली कोई भी वस्तु हो, डिलीवरी हो या डीजल या पेट्रोल से चलने वाली जनरेटर्स हों या रियल एस्टेट में होने वाली इंस्ट्रूमेंट्स हों, उन सभी पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण यह संकट और भी ज़्यादा गहराया जा रहा है। और चौथे पॉइंट पर बात करें तो हमें स्वदेशी पर जोर देना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि हमारे देश की आर्थिक गतिविधि चलती रहे। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि देश में बनी हुई वस्तुएँ खरीदें और देश की वस्तुओं का ही प्रयोग करें, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियाँ चलती रहेंगी और हम उस वैश्विक मंदी से थोड़ा कम प्रभावित होंगे, जितना अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक ज़रूर पहुँचे। मैं इम्पोर्टेंट वीडियोज़ ज़रूर लाता रहूँगा। धन्यवाद।